नमस्कार दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था चौहान वंश। और चौहान वंश में हम पढ़ चुके थे शाकंभरी के चौहान, और उसके बाद हमने पढ़ा था रणथंभौर के चौहान। दोस्तों, रणथंभौर का अंतिम शासक हमीरदेव, जिसने 1282 से 1301 ईस्वी तक शासन किया था। और हमीरदेव जो है अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और रणथंभौर के किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार कर लिया। ये रणथंभौर के अंतिम शासक थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं जालौर के सोनगरा चौहानों की। जालौर के सोनगरा चौहान, दोस्तों, प्रारंभिक रूप में जालौर को जवालीपुर के नाम से जाना जाता था। जवालीपुर के नाम से जाना जाता था जालौर को। दोस्तों, ये जालौर का जो किला है वो स्वर्णगिरी, सोनगढ़, कांचनगिरी इसके नाम से जाना जाता था। और इसी वजह से यहां के जो चौहान हैं उनको सोनगरा चौहान कहा गया। दोस्तों, जालौर के शासकों में सबसे पहले कीर्तिपाल 1121 ईस्वी में कीर्तिपाल ने जालौर में सोनगरा चौहानों की नींव रखी, और उसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी जालौर बनाई थी। कीर्तिपाल ने के बाद दूसरे शासक हुए थे उदय सिंह। दोस्तों, उदय सिंह का जो शासन है वो 1205 से 1259 ईस्वी तक उदय सिंह का शासन रहा। उदय सिंह जो है इल्तुतमिश के समय जालौर के शासक थे। तो इल्तुतमिश के समय इन्होंने मंडोर, मेवाड़, गोंडवाना और नाडौल इन पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों, ये वही नाडौल है जहां पर पहले नाडौल के चौहानों का शासन था। और यहां पर 1205 ईस्वी में जालौर के जो चौहान हैं वो उन्होंने कौन सा चौहान? उदय सिंह ने नाडौल के चौहानों को हरा करके और अपने राज में मिला लिया। दोस्तों, इस तरह से नाडौल के चौहानों की कहानी 1205 में खत्म हो जाती है, और ये मिल जाते हैं किसमें? जालौर के सोनगरा चौहानों में। उसके बाद हुए थे 1305 में महान शक्तिशाली राजा कानड़देव, 1305 से 1311 ईस्वी में। दोस्तों, कानड़देव के समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालौर के किले पर आक्रमण किया था। और जालौर पर आक्रमण करने के कई कारण थे। एक कारण तो था कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गुजरात और मालवा इनको जीतना चाहता था, और जो जालौर है वो गुजरात और मालवा के रास्ते में पड़ते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़देव से रास्ता मांगा, लेकिन कानड़देव ने मना कर दिया। दोस्तों, दूसरा जो कारण है वो है जालौर पर दूसरा जो कारण है वो कारण है वीरमदेव और फिरोजा का प्यार। दूसरा कारण जो बताया जाता है, ये कारण किसने बताया है? नैन्सी ने बताया है इस कारण कि वीरमदेव और फिरोजा के प्यार की वजह से ये युद्ध हुआ। और दूसरे थे पद्मनाभ, जिन्होंने कानड़देव प्रबंध लिखी थी 1455 ईस्वी में कानड़देव प्रबंध लिखी थी। तो इन दोनों ने जो जालौर पर आक्रमण का कारण बताया था वो वीरमदेव और फिरोजा का प्यार बताया था। दोस्तों, ये कहानी क्या है इसके बारे में हम जानकारी करते हैं कि जब 1305 ईस्वी में ऐनुल मुल्क को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा कानड़देव के पास कि भाई जाओ और हमें रास्ता दीजिए और आप हमारे अधीन आ जाइए, अधीनता स्वीकार करो और हमें रास्ता दीजिए। कानड़देव ने मना कर दिया। तो ऐन उल मुल्क को जब दरबार में भेजा था तो ऐन उल मुल्क ने कानड़देव को समझाया कि आप एक बार दिल्ली दरबार में जाकर तो देखें। और लेकिन जब कानड़देव 1305 ईस्वी में दिल्ली दरबार में गए थे तो उनका बड़ा अपमान किया था। कानड़देव को राजाओं की पिछली पंक्तियों में खड़ा किया गया। कानड़देव को बहुत बुरा लगा। फरिश्ता कहते हैं कि कानड़देव को यह चीज चुभ गई थी, क्योंकि वो हिंदू शासकों को जो है चुनौती देना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, इसलिए ये बात कानड़देव को चुभ गई।
कि एक इस तरह से शासक का जो अपमान हो रहा है, ये अपमान सहन नहीं कर सके और वापस जो है जालौर आ गए। दोस्तों इनके साथ इनका पुत्र वीरमदेव भी साथ गया था। और वीरमदेव और फिरोजा, कहते हैं वीरमदेव और फिरोजा दोनों जब मिले तो आपस में प्यार हो गया और फिरोजा जो है वीरमदेव से शादी करना चाहती थी। अलाउद्दीन इसके लिए सहमत हो गया, लेकिन कानड़ देव सहमत नहीं हुए। तो नैन्सी जो मारवाड़ कवि हैं, नैन्सी ने और पद्मनाभ ने यही कारण बताया है कि वीरमदेव और फिरोजा के प्यार में जो शादी नहीं हो पाई कानड़ देव की वजह से, तो इससे गुस्से में आकर के अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन असलियत तो यह है कि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात और मालवा इनको अपने अधिकार में करना चाहता था और बीच में आ रहा था जालौर। इस जालौर को के राजा जो कानड़ देव को अपने अधीन करके और यहां से वो रास्ता चाह रहा था, लेकिन कानड़ देव ने मना कर दिया। ऐनन मुल्क के बाद 1308 ईस्वी में 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग जो था, सिवाना जो दुर्ग था वो प्रसिद्ध दुर्ग था, उस दुर्ग का घेरा डाल लिया और उसके ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन उसके बावजूद भी कानड़ देव ने अधीनता स्वीकार नहीं की। दोस्तों इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अगला जो 1311 ईस्वी में जालौर पर क्या किया, जालौर पर अपना घेरा डाल दिया। जालौर के चारों तरफ 1311 ईस्वी में घेरा डाल दिया। तो लाख कोशिश करने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी जालौर के किले को भेद नहीं पाया। वहां पर कानड़ देव का एक दहिया सरदार था, बीका। कौन था? दहिया सरदार, जिसका नाम था बीका। इसका विश्वासघात हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको अपने साथ मिला लिया। दोस्तों दहिया सरदार ने जो बीका है, उसने जालौर किले की जो कमजोरी थी वो बता दी। क्या कमजोरी बताई थी? उसने बताया था कि जालौर का जो किला है उसमें एक भाग कहीं से मिट्टी का बना हुआ है और अगर अलाउद्दीन खिलजी इस मिट्टी के किले से अगर वार तोड़ करके अंदर प्रवेश करना चाहे तो निश्चित रूप से जालौर को विजय प्राप्त कर सकता है। अब दोस्तों ये पता कैसे चले कि मिट्टी का किला, ये किला मिट्टी से किधर से बना हुआ है? तो दोस्तों ऐसा बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि पूरे जालौर के किले के चारों तरफ राई बिखरवा दी। राई, तो राई जब यहां बिखेर दी और फिर पानी छिड़कवा दिया, तो ऐसा कहा जाता है कि पूरे शहर की, जालौर की जो राई है वो खरीद ली गई थी और चारों तरफ किले के ऊपर फेंकवा दी गई और उस पर पानी छिड़कवा दिया था। कारण क्या था कि रात में वो जहां भी मिट्टी होगी वो राई उग जाएगी और पता चल जाएगा किला कहां से मिट्टी का बना है, कमजोर है। जालौर के किले के लिए एक कहावत भी है कि राई भाव तो रातों बीता, राई भाव तो रातों बीता। कि इसका मतलब यह हुआ कि राई का जो भाव है रात को ही गया। इसका मतलब पूरे जालौर में कहीं राई देखने को नहीं मिली। पूरी राई किसने खरीद ली थी? अलाउद्दीन खिलजी ने खरीद ली थी। और जालौर के किले पर जहां राई उगने लगी वहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और जालौर के किलों को जीत लिया। दोस्तों वीरमदेव और कानड़ देव दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और महिलाओं ने जौहर कर लिया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम जलालाबाद रख दिया और वहां पर एक अलाई मस्जिद बनाई। वहां पर क्या बनाई? अलाई मस्जिद। अलाई मस्जिद बनाई या तोप खाने की मस्जिद भी कहते हैं उसको, तोप खाने की मस्जिद भी कहते हैं। उसका निर्माण किया कहां? जालौर के किले में। दोस्तों ये कानड़ देव अंतिम शासक थे। यहां पर रणथंभौर में हमीर देव अंतिम शासक रहे, ये भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और यहां पर भी साका हुआ। जालौर के शासकों में कानड़ देव भी प्रसिद्ध शासक हुए, ये भी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और यहां पर भी
साका हुआ। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर अधिकार कर लिया। दोस्तों ये रही जालौर के सावनकरा चौहानों की। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हाड़ौती के चौहान। दोस्तों हाड़ौती के चौहानों में हम कोटा और बूंदी के चौहानों को पढ़ेंगे, क्योंकि कोटा बूंदी झालावाड़ का इलाका जो है वो हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध है। तो हाड़ौती में के चौहानों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बूंदी के चौहान। और बूंदी के चौहान देवाहाड़ा ने 1241 ईस्वी में बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की थी। और दोस्तों देवाहाड़ा ने मीणाओं को हरा करके हराया था और में यानी बूंदी में चौहान वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जो प्रसिद्ध शासक हुए थे बरसिंह 1354 ईस्वी में शासक बने। और दोस्तों इन्होंने तारागढ़ का निर्माण करवाया था। बूंदी में तारागढ़ का निर्माण करवाया था बरसिंह ने। और चूंकि ये तारागढ़ का जो दुर्ग है ये तारे की आकृति का है, इसीलिए इसको तारागढ़ नाम दिया गया था। तो तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था बूंदी में? राव बरसिंह ने। इसके बाद शासक हुए सुरजन सिंह। सुरजन सिंह ने 1554 से 1585 ईस्वी तक शासन किया। और दोस्तों इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। तो सुरजन सिंह ने क्या किया? अकबर से जो है अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। इसके बाद अगला जो शासक हुआ राव भाव सिंह। राव भाव सिंह ने 1648 से 1642 तक शासन किया। और दोस्तों इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है राव भाव सिंह की, कि बूंदी में चित्रकला की शुरुआत की थी राव भाव सिंह के समय में। फिर सुन लीजिए, 1658 से 1682 के बीच में राव भाव सिंह का शासन रहा बूंदी में। और इन्होंने चित्रकला की शुरुआत, बूंदी में चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई? राव भाव सिंह के समय में हुई थी। इसके बाद शासक हुए थे अनिरुद्ध हाड़ा। अनिरुद्ध हाड़ा 1642 से 1695 ईस्वी तक शासक रहे। दोस्तों इनकी पत्नी ने बूंदी में रानी की बावड़ी का निर्माण करवाया। और दोस्तों अनिरुद्ध हाड़ा का एक पुत्र था जोधा। अनिरुद्ध हाड़ा का एक पुत्र था जोधा हाड़ा। और ये बूंदी के जैत सागर में गणगौर बहाने के लिए लेके गए थे, अपनी पत्नियों के साथ गए थे। तो इतिहास में बताया जाता है कि ये अपनी पत्नियों और गणगौर के साथ जैत सागर में डूब गए। डूब जाने के बाद उसी समय से एक कहावत प्रचलित है, हाडो ले डूबो गणगौर। ये किसके समय की बात है? अनिरुद्ध सिंह के समय की बात है। और इनका जो पुत्र है जोधा हाड़ा, वो गणगौर और पत्नियों के साथ जैत सागर में डूब गया और इनकी मृत्यु हो गई। तो तभी से ये कहावत प्रचलित है, हाडो ले डूबो गणगौर। सिंह ने बूंदी में 84 खंभों की एक छतरी बनवाई थी। अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने बूंदी में 84 खंभों की छतरी, जो बहुत प्रसिद्ध है, पेपरों में भी आती है, ये किसने बनवाई थी? अनिरुद्ध हाड़ा ने। देवा नाम का एक इनका भाई था, उसकी स्मृति में बूंदी में 84 खंभों की एक छतरी बनवाई थी। तो ये रहा अनिरुद्ध सिंह के समय की प्रमुख बातें। उसके बाद राव उम्मेद सिंह ने 1748 से 1771 ईस्वी तक शासन किया। और दोस्तों इनकी मुख्य उपलब्धि रही कि इन्होंने तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया। किसने करवाया था चित्रशाला का निर्माण? राव उम्मेद सिंह हाड़ा ने। कहां पर करवाया था? तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण करवाया था राव उम्मेद सिंह ने। इसके बाद एक शासक और हुए थे विष्णु हाड़ा। इन्होंने दोस्तों अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली थी 1818 में। तो 1818 में सहायक संधि करने वाला विष्णु हाड़ा। तो इस तरह से हमने पढ़ा बूंदी के चौहान, यानी बूंदी के हाड़ा चौहान, जिनके बारे में पढ़ा। इसके बाद इन्हीं के जो साथ के हैं कोटा के चौहान।
दोस्तों कोटा के चौहानों में कोटा की जो स्थापना की थी बताए थे कोटिया भील ने कोटा बसाया था। कोटा जो बसाया था वो कोटिया भील ने बसाया था। और दोस्तों ये कोटा और बूंदी का शासन एक साथ ही हुआ करता था हाड़ौती के नाम से, लेकिन शाहजहां ने राव माधो सिंह को 1331 ईस्वी में एक स्वतंत्र शासक के रूप में नियुक्त कर दिया था। तो कोटा का प्रथम स्वतंत्र शासक है राव माधो सिंह। उन्होंने 1631 से 1648 तक शासन किया। इसके बाद कोटा के शासक बने मुकुंद सिंह। दोस्तों मुकुंद सिंह ने मुकुंदरा एक जगह है, तो मुकुंदरा में अवली मीणी का एक महल बनवाया था, जिसको कोटा या हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। अवली मीणी का महल किसने बनवाया था? मुकुंद सिंह ने। कहां बनवाया था? मुकुंदरा, कोटा में अवली मीणी का महल बनवाया था, जिसको कोटा का ताजमहल या हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। मुकुंद सिंह के बाद अगले शासक हुए महाराव भीम सिंह। दोस्तों ये जो है बड़े कृष्ण भक्त थे। महाराव भीम सिंह जो है 1707 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया कोटा में, और ये बड़े कृष्ण भक्त थे। दोस्तों सभी राज्य के आदेशों में ये जय गोपाल लिखवाते थे, और इन्होंने कोटा का नाम नंदगांव बना लिख दिया। कोटा का नाम बदलकर क्या कर दिया? नंदगांव। और शेरगढ़ का नाम बरसाना के रूप में बदल दिया। तो दोस्तों महाराव भीम सिंह की जो है ये कृष्ण भक्ति इतनी प्रबल थी कि इन्होंने सारा जो काम किया था कृष्ण को साक्षी मान करके इन्होंने शासन किया था। तो कोटा का नाम महाराव भीम सिंह ने कोटा का नाम क्या बदल दिया? नंदगांव। और शेरगढ़ का नाम क्या कर दिया इन्होंने? बरसाना। और अपनी जो राजकीय जो आदेश होते थे उनके ऊपर क्या लिखवाते थे? ये जय गोपाल, जय गोपाल लिखवाया करते थे। तो दोस्तों इस तरह से ये कृष्ण भक्त हुए महाराव भीम सिंह। उसके बाद शासक हुए महाराव उम्मेद सिंह। 1770 से 1819 के बीच में महाराव उम्मेद सिंह हुए थे प्रमुख शासक। और दोस्तों उम्मेद सिंह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इन्होंने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, और ये अंग्रेज अपना शासन इन्होंने अंग्रेजों के अधीन कर दिया। तो उम्मेद सिंह के बाद महाराव भीम सिंह कोटा के शासक बने, और इनको संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे किया गया था? महाराव भीम सिंह को। इन्होंने 1940 से 1948 ईस्वी तक शासन किया था। तो इस तरह से हमने पढ़ा दोस्तों हाड़ौती के चौहानों के बारे में। नाडौल के चौहानों के बारे में हम एक सरसरी नजर से देख लेते हैं कि इनकी नाडौल की जो स्थापना की थी, चौहान वंश की स्थापना जो की थी वो उसने की थी लक्ष्मण राज चौहान ने। कब की थी? 960 ईस्वी में। नाडौल कहां पर है? पाली में। इनके जो प्रसिद्ध शासक हुए थे लक्ष्मण राज, जिन्होंने नाडौल में चौहान वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने 960 से 983 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद एक और शासक हुए थे केलन। लेकिन दोस्तों 1205 ईस्वी में जालौर के शासक हुए थे उदय सिंह। उन्होंने इनको नाडौल को हरा करके नाडौल को अपने अधिकार में कर लिया, और किस में मिला लिया? जालौर में मिला लिया था। तो इस तरह से नाडौल के जो शासक हैं वो किस में विलीन हो गए? जालौर के शासन में विलीन हो गए। और किसने कर लिया था? उदय सिंह ने। उदय सिंह ने नाडौल को अपने अधीन करके जीत करके और जालौर में मिला लिया था। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं सिरोही के चौहानों के बारे में। सिरोही के चौहान दोस्तों, सिरोही में चौहान वंश की स्थापना जो की थी वो की थी लुम्बा ने 1311 ईस्वी में। लुम्बा जो थे ये देवड़ा शाखा के थे, और इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी, और राजधानी बनाई थी इन्होंने चंद्रावती। चंद्रावती को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। इसके बाद दूसरी जो राजधानी रही थी वो सिरोही रही थी, और सिरोही राजधानी किसने बनाई थी? सहसमल ने। सहसमल ने सिरोही नामक शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया था।
इसके बाद इनका जो प्रसिद्ध शासक हुआ था वो बैरिसाल, ये भी शक्तिशाली शासक था। और आखिर जो शासक हुए शिव सिंह, शिव सिंह ने 1823 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, अपने राज्य की सारी सुरक्षा का जिम्मा अंग्रेजों को दे दिया। दोस्तों इस तरह से हमने पढ़ा सिरोही के चौहानों के बारे में, और जो सिरोही को 26 जनवरी 1950 को सिरोही को कहां शामिल कर लिया, राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हमने चौहान वंश की स्थापना के बारे में और उनके शासकों के बारे में, प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा। चौहानों के बाद में अगली वीडियो, फिर एक वीडियो लेके आ रहा हूं अलवर के कछवा वंश। दोस्तों देखते रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय पर वीडियो मिल सके। जय हिंद, जय भारत।